हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। +1 क्लास फ्रिक्शन हम कर रहे थे, ठीक है। उसी को कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक कर लिया था? हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हमने स्टैटिक फ्रिक्शन कर लिया था कंप्लीट। लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन हम कर चुके थे, ठीक है। क्या था लिमिटिंग फ्रिक्शन? व्हाट डू मीन बाय लिमिटिंग फ्रिक्शंस? टाइप को हम मूव कराते हैं आगे। टाइप ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक में हमने ये किया था, जब आप फोर्स लगाते हो किसी बॉडी पे, अप्लाइड फोर्स, बट बॉडी को मूव कराने में एफिशिएंट नहीं होते हो, बॉडी मूव नहीं कर पाती, स्टैटिक पोजीशन में रहती है। उस सिचुएशन में जो फ्रिक्शन बॉडी में अराइज होता है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने कहा था कि जब कोई बॉडी जस्ट मूव करती है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड वन में करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको समझने की कोशिश करना। टाइप्स अगर समझ आ गई अच्छे से तो आगे बहुत इजी कंसेप्ट है फ्रिक्शन का। काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन सेम थिंग है। वो फोर्स है जब एक बॉडी एक्चुअल में मूव करती है अनदर बॉडी पे, उस टाइम पे जो अपोजिंग फोर्स लगता है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले when one body actually moves on the surface of another body, moves on the surface of another body, ठीक है। जब कॉन्टिन्यूसली कोई बॉडी मूव कर रही होती है किसी सेकेंड बॉडी के सरफेस पे, मूविंग कंडीशन में जो फ्रिक्शन लग रहा होता है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ध्यान से देखो, यहाँ हमने किसी सरफेस पे ब्लॉक को रखा एंड दैट इज द वेट ऑफ ब्लॉक mg, राइट। r इज ए नॉर्मल रिएक्शन एंड हमने अप्लाइड फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। कंडीशन इज दैट p इज लेस देन mg। आपने अप्लाइड फोर्स बॉडी के वेट से कम लगाया तो बॉडी आपकी मूव नहीं करेगी। इस कंडीशन में फ्रिक्शन जो लग रहा होगा दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद आप अप्लाइड फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाते हो। जब आप सेकेंड कंडीशन में गए, बॉडी ने सरफेस पे जस्ट मूव करना शुरू किया। वेट, रिएक्शन एंड अप्लाइड फोर्स, जस्ट स्टार्ट करती है मूव करना, ठीक है। जस्ट स्टार्टेड टू मूव। जस्ट स्टार्ट करने का मतलब है एकदम से बॉडी झटके के साथ मूव करती है, जर्क के साथ मूव करती है। उस कंडीशन में आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जब आप फोर्स लगाते हो, दैट इज लिमिटिंग, ठीक है। यहाँ पे आपका कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? लिमिटिंग। लेकिन एक बार जब बॉडी ने ओवरकम कर लिया स्टैटिक फ्रिक्शन को, उस टाइम पे उसके बाद बॉडी कॉन्टीन्यूअस मूव करती है, ठीक है। थर्ड कंडीशन में है वो बॉडी सरफेस पे अप्लाइड फोर्स आपने लगाया एंड p इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। इस कंडीशन में मूव कर जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्चुअली मूविंग बॉडी, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन। इस कंडीशन में आपको एक चीज़ जो याद रखनी है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब बॉडी मूव कर रही है तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है ना, वो लिमिटिंग से कम होता है। इसका मतलब जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज लेस देन
लिमिटिंग फ्रिक्शन, लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, सबसे कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, सबसे कम नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है, सबसे ज़्यादा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस चीज़ को अच्छे से समझना है कि क्यों होता है। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से फोर्स यहाँ ज़्यादा लगाते हैं, मीन्स यहाँ पे काइनेटिक स्टैटिक मैक्सिमम होता है, इसका मतलब स्टैटिक से लिमिटिंग ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि हम और फोर्स को बढ़ाते हैं तब बॉडी एक्चुअली में मूव करना शुरू कर देती है। तो बहुत बार बच्चों के दिमाग में ये आता है कि यहाँ पे हमने अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया है मूव कराने के लिए, तो फ्रिक्शन भी यहाँ ज़्यादा होगा। नहीं, यहाँ पे एक बार बॉडीज़ की, दोनों बॉडीज़ के सरफेसेस की जो इरेगुलरिटीज़ इंटरलॉक थी, उस इंटरलॉक को तोड़ने के लिए हमने अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया था। वहाँ पे इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शन मैक्सिमम था। एक बार जब दोनों बॉडीज़ के इंटरलॉक टूट गए हैं, इरेगुलरिटीज़ हैं वो एक दूसरे से बाहर आ गई हैं, तो आप फोर्स जब तक लगा रहे हो तब तक इरेगुलरिटीज़ को दोबारा से इंटरलॉकिंग में जाने के लिए टाइम लगेगा। इसका मतलब इस सिचुएशन में इंटरलॉकिंग नहीं है तो आपको फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स, तो ऑब्वियस है फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे आपने कोशिश की, इंटरलॉक नहीं टूटा, इसका मतलब आपका अप्लाइड फोर्स सफिशिएंट नहीं था। उसके बाद आपने यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लगाया, बढ़ गया फोर्स आपका, क्योंकि यहाँ पे इंटरलॉकिंग आपने तोड़ दी। जब एक बार टूट गए इंटरलॉक्स, जब इंटरलॉकिंग से बॉडी बाहर आ गई, उसके बाद जब तक आप फोर्स लगा रहे हो उसको अगेन इंटरलॉकिंग में जाने के लिए टाइम लगेगा। तो यहाँ पे इंटरलॉकिंग नहीं है तो फ्रिक्शन कम होगा। क्लियर है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम होता है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कौन सा होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। अगर हम ग्राफ बनाएं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं तो कैसा ग्राफ बनेगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? इस तरह का ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखना है ग्राफ को। ये है आपके पास अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स दैट इज एफ या पी, जो आप अप्लाई करते हो, बार बार पी ले रहे हो, ठीक है। इधर आपके पास होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? एंड ग्राफ बनेगा वो समथिंग लाइक दैट, इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह से ओ ए बी सी, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, एंड दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ग्राफ से क्या समझ आया है वो देखो। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसमें जब हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शन बढ़ रहा है। स्टैटिक में हमने यही पढ़ा था, सेल्फ एडजस्टिंग है, जब तक आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाओगे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यही था। उसके बाद हमने कहा कि एक लिमिट आएगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, जब बॉडी एकदम से मूव करेगी उस टाइम पे फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये वाली वैल्यू है, देखो इससे स्लाइट ज़्यादा है, काइनेटिक से ज़्यादा है। उसके बाद वही लॉजिक, इंटरलॉकिंग टूट गई है, दोबारा से इंटरलॉकिंग में जाने के लिए टाइम लगेगा, तो यहाँ से आपका जो बॉडी है वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो एक कांस्टेंट फ्रिक्शन आपको मिल गया है यहाँ पे, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक सेल्फ एडजस्टिंग, स्ट्रेटिंग, उसके बाद मैक्सिमम फ्रिक्शन, लिमिटिंग, एंड देन एक्चुअल में जब बॉडी मूव कर रही है तो उसकी फ्रिक्शन आ गया आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। इसके बाद आते हैं जो काइनेटिक फ्रिक्शंस होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कौन कौन से दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन? फर्स्ट होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन,
स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड सेकंड वन होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ये दोनों ही काइनेटिक टाइप हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना, बहुत इजी है। हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, ये वाला, ठीक है। हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को रख दिया, क्लियर है। बॉक्स कैसे मूव करेगा, डाउनवर्ड आएगा, इस ऐसे, ठीक है। कैसे, खिसकता हुआ नीचे की तरफ, इस तरह से नीचे की तरफ खिसकता हुआ आएगा। यहाँ पे जो अपोजिंग फोर्स लगेगा, जब बॉक्स इंक्लाइंड सरफेस पे स्लाइड होता हुआ आ रहा है, स्लाइड होता हुआ नीचे आ रहा है, तो वहाँ जो फ्रिक्शन होगा दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्लियर है। इसी का सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो आपके पास इंक्लाइंड सरफेस है ये, और आपने यहाँ पे एक बॉल को रख दिया, कैसे मूव करेगी, डाउनवर्ड आएगी। कैसे करती हुई, लीनियर एज वेल एज सर्कुलर दोनों मोशन कवर करेगी, जिसको हम बोलेंगे रोल करती हुई आएगी। तो यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अगर कोई बॉडी रोल कर रही है, सर्कुलर एज वेल एज लीनियर दोनों मोशन कवर कर रही है, तो रोलिंग फ्रिक्शन। अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रही है नीचे की तरफ, वहाँ पे जो अपोजिंग फोर्स लगेगा दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्लियर है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज लॉज ऑफ फ्रिक्शन, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको फ्रिक्शन की लॉज पता होनी चाहिए, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। और सबसे पहले हम करते हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इजी बहुत है, बार बार कर चुके हो पहले। फर्स्ट लो करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान से देखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, या सिंपली कह सकते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन, is directly proportional to the normal reaction, ठीक है। सपोज करो आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको हमने F से डिनोट किया है, नॉर्मल रिएक्शन R, क्लियर है। इस तरह से समझो, आपके पास सरफेस है, यहाँ पे आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है mg, ठीक है। रिएक्शन क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड, जिसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हो। आपने फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स P, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आपका अराइज हुआ, ठीक है। तो ये कहता है कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर आपका बॉडी का रिएक्शन ज़्यादा होगा तो आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। F डिपेंड करता है R पे, कैसे डिपेंड करता है वो हमें बताना है। हमें ये पता है बॉडी अपवर्ड डाउनवर्ड मूव नहीं कर रही है, तो we know that R is equal to mg। रिएक्शन है वो किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है, क्लियर है। अगर R वेट के इक्वल है तो हमें ये पता है कि हमें कम से कम किसी बॉडी पे कितना फोर्स लगाना है उसको मूव कराने के लिए, इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, इतना फोर्स तो हमें लगाना पड़ेगा। और हमें ये भी पता है P इज इक्वल टू F, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। एटलीस्ट अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल होंगे तब बॉडी मूव करेगी, अदरवाइज मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आपका जो P है वो इसके इक्वल है, R है वो किस पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे, क्योंकि अप्लाइड फोर्स आपका डिपेंड कर रहा है P इज इक्वल टू mg। कम से कम इतना फोर्स आप लगाओगे,
P इज इक्वल टू mg, और यहाँ से P किसके भी इक्वल है, F के भी इक्वल है, सॉरी F के भी इक्वल है, और mg है वो किसके भी इक्वल है, R के इक्वल है। मीन्स अगर आपने वेट बढ़ाया है तो अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, वेट बढ़ाने का मतलब आपका रिएक्शन बढ़ रहा है तो अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो जिस बॉडी का वेट जितना ज़्यादा होगा, जिस बॉडी का रिएक्शन जितना ज़्यादा होगा, उतना ही उसका फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होगा, उतना ही उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। क्लियर है? ये था फर्स्ट लॉ। सेकेंड, अगर आपके पास अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो, दो सरफेसेस हैं जहाँ पे आप किसी बॉडी को मूव कराने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ जो फ्रिक्शन होगा किसी भी कंडीशन में, कोई भी फ्रिक्शन है किसी भी टाइप का है, स्लाइड है, रोलिंग है, लिमिटिंग है, स्टैटिक है, काइनेटिक है, कोई भी है, ऑलवेज अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ limiting friction is always opposite to applied force। ठीक है, डायरेक्शन है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स की क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। क्लियर है? थर्ड वन इज इम्पॉर्टेंट लॉ। थर्ड, limiting friction does not depends upon area of contact, और इसी को आप apparent area of contact भी बोल सकते हो। ठीक है, अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, तो किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। हम पहले प्रूव कर चुके हैं, इसको और कैसे प्रूव करें, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर सकते हैं। मान लो आपने यहाँ पे सरफेस पे दो बॉक्सेस लिए, फर्स्ट ये है जिसका वेट डाउनवर्ड लाई कर रहा है W1, सेकेंड बॉक्स है वो इसी के इन कांटेक्ट है इस तरह से, जिसका वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इसका नॉर्मल रिएक्शन है वो ये है R1, और इसका नॉर्मल रिएक्शन है वो ये है। आपने दोनों पे कॉमन फोर्स लगा दिया P। ठीक है, आप यहाँ से जब निकालोगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा R1 प्लस R2 के। मीन्स जो दोनों का नॉर्मल रिएक्शन होगा वो वेट का अपोजिट फोर्स होगा, मीन्स W1 प्लस W2। क्लियर है? उसके बाद आपने सेकेंड केस में यही एक्सपेरिमेंट किया, आपने सेम बॉक्सेस लिए, सेम बॉक्सेस हैं तुम्हारे पास और मूव करना शुरू कर दिया तुमने इस तरह से, यही W1 और इसके ऊपर सेकेंड को रख दिया W2। टोटल वेट तो अब भी कितना हुआ, वही हुआ ना W1 प्लस W2, तो टोटल रिएक्शन भी तो इसका अपोजिट ही होगा। बट यहाँ पे जो दो सरफेसेस के बीच का एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो इसके कंपैरेटिव ज़्यादा था, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम या ज़्यादा होने से रिएक्शन पे इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ा ना। आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका कब चेंज हो जाएगा, जब आपका रिएक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन रिएक्शन तो आपने दोनों बॉक्सेस को अलग अलग रखा था, तब भी वही था W1 प्लस W2। यहाँ पे आपने एक दूसरे के ऊपर रख दिया, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम कर दिया, तब भी उतना ही है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली फोर्थ किस पे डिपेंड करता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। जो सरफेसेस आपकी दो बॉडीज के कांटेक्ट में हैं, ठीक है, आपने दो सरफेसेस लिए, दोनों सरफेसेस को कांटेक्ट में रखा। अगर सरफेसेस रफ हैं तो फ्रिक्शन ज़्यादा,
अगर आपने उन्हीं सरफेसेस को पॉलिश्ड कर दिया तो फ्रिक्शन कम हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है पॉलिश्ड करने से ऐसा क्या हो गया कि सरफेस का फ्रिक्शन कम हो गया। जो पॉलिश्ड आपने किया सरफेस को, तो सरफेस की जो इरेगुलरिटीज़ थी वो आपकी फिल हो गई, किससे? उस पॉलिश से। तो इरेगुलरिटीज़ कम होगी तो इंटरलॉकिंग कम होगी, इंटरलॉकिंग कम होगी तो ऑब्वियस है आपको अप्लाइड फोर्स कम लगाना पड़ेगा बॉडीज़ को मूव कराने के लिए। तो वहाँ पे आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्सेज हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है? कर लोगे? यहाँ तक आपको करना है।